नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताया। इस वीडियो के माध्यम से हम मौर्य वंश के सेकंड शासक यानी कि दूसरे शासक बिंदुसार और उसके बाद उनके पुत्र अशोक के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे, आप लिखा है यहाँ पर प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मौर्य वंश, मौर्यन डायनेस्टी, बिंदुसार। इसका पीरियड हम देखें यानी कि इसका शासन कब से कब तक रहा, तो इसका शासन 298 बीसी से 273 बीसी रहा। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बात करें तो उनका शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था। तो उसी के बाद इनका शासनकाल स्टार्ट होता है बिंदुसार का 298 बीसी से 273 बीसी। तो चलिए इनसे जुड़े हम पहले पॉइंट को देखते हैं। वैसे इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ हैं इनसे जो जुड़े पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। हमने आपको बताया ये कि चंद्रगुप्त का मौर्य बिंदुसार हुआ और इसे सिंहसेन भी कहा जाता था, यानी कि इसका एक नाम और भी था, सिंहसेन। तो आप दोनों याद रखिएगा, बिंदुसार और सिंहसेन भी। तो यहाँ सवाल एक यह उठता है कि बिंदुसार से तात्पर्य क्या है, यानी कि बिंदुसार इसका नाम पड़ा कैसे। तो इसके नाम की हम बात करें तो जब इसका जन्म हुआ था तो इसके मस्तक पर बिंदु था और उसी समय इसका नाम बिंदुसार पड़ा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं, यूनानियों ने इसे अमित्र घात कहा है, यानी कि जो यूनानी व्यक्ति थे उन्होंने इसे अमित्र घात कहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। तो इसने भी कुछ युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसलिए इसे यूनानियों ने अमित्र घात कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डाइमेकस और डियानिसियस नामक व्यक्ति राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आए, यानी कि कुछ व्यक्ति आते हैं इनके दरबार में राजदूत के रूप में। डाइमेकस जो कि सीरिया का यानी कि सीरियस से संबंधित है और डायनीसियस मिस्र से संबंधित है। तो ये कुछ व्यक्ति थे जो इसके राज दरबार में राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि इसकी जब मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है, उसी के जस्ट बाद अशोक का शासनकाल की शुरुआत होती है, जो कि बिंदुसार का पुत्र है और चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा लगते हैं। तो अशोक जो कि इतिहास में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में इसका नाम वर्णित है और इसे एक महान शासक के रूप में जाना जाता है भारत में। तो इसने कुछ ऐसे काम भी किए थे जिसके कारण इसे महान कहा जाता है। तो आप थंबनेल में देखे होंगे, हमने लिखा भी है अशोक महान। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भी कि इसे महान क्यों कहा जाता है, और क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अशोक के शासनकाल की बात करें तो 273 बीसी से 232 बीसी इनका शासनकाल है, ठीक है। तो इनसे जुड़े हम पहले पॉइंट को देखते हैं। लिखा है यहाँ पर कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक। हमने आपको बताया कि बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इसकी माँ का नाम सुभद्रांगी था, यानी कि बिंदुसार की पत्नी थी सुभद्रांगी, तो ये अशोक की माँ हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ, अशोक की पत्नी का नाम देवी था, जो अशोक की प्रथम पत्नी थी, जिससे महेंद्र और संघमित्रा जन्मे थे। तो अशोक ने कई शादियाँ की थी, तो इसमें से जो पहली इनकी पत्नी थी उनका नाम था देवी, ठीक। इन्हीं से महेंद्र और संघमित्रा इनके जन्म हुए थे। महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था इन्हीं से। तो आगे चलकर ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें श्रीलंका भी भेजा जाता है। तो कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्रियाँ थीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ। थर्ड पॉइंट है कि राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन, अवंती या तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। ठीक, कई एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके पहले अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये उज्जैन यानी कि हमने महाजनपद में बताया था अवंती, जिसकी राजधानी है उज्जैन और ये मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में पड़ता है। तो ये उज्जैन यानी कि अवंती का प्रांतीय शासक था और तक्षशिला का भी था। तक्षशिला जो कि गांधार की राजधानी है, 16 महाजनपदों में हमने इसका चर्चा की है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि ये
शासक बनने से पहले उज्जैन और तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। ठीक है। और इसके साथ साथ इसके विषय में एक बात ये भी बताई जाती है कि क्योंकि इसका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ, यानी कि 269 हुआ, जो कि 273 में ही होना चाहिए था। उसका कारण यही था कि ये 4 वर्षों तक गृह युद्ध में था, यानी कि अपने भाइयों के विरुद्ध इसने लड़ाई की सिंहासन पाने के लिए, तो इसलिए 4 वर्ष का समय इसे लग गया इसका राज्याभिषेक होने में। तो इसके विषय में एक बात ये भी कहा जाती है कि इसने राज्य सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला था, जो कि ये बात कहीं हद तक सही नहीं साबित होती, फिर भी माना जाता है ऐसा, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक को चंड अशोक कहा जाता था। तो क्योंकि अशोक शुरुआत में बहुत ही क्रूर शासक था, तो इसीलिए इसे चंड अशोक भी कहा जाता था। परंतु बाद में जब वह कलिंग का युद्ध जीत जाता है और उसके बाद जब कलिंग में वो देखता है कि बहुत ही व्यापक नरसंहार हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए और पता नहीं कितने लोग घायल हो गए, तो ये सब दृश्य को देखकर उसका हृदय बहुत ही विचलित उठता है और वह फिर शस्त्र त्याग देने की घोषणा करता है। अर्थात वह विजय की नीति या युद्ध की नीति को छोड़कर सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाता है, यानी कि शांति को वह अपनाता है। तो अभी इसमें हम आगे बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अशोक ने पशुवध और पशु बलि को भी निषेध कर दिया। तो जब वो शासक बन जाता है तो उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए, अच्छे क्या बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि इसके पहले तो उसे चंड अशोक कहा ही जाता था। परंतु जब वह कलिंग का युद्ध जीत जाता है और उसके बाद जब वह शस्त्र युद्ध नीति को त्याग देता है और धर्म को स्वीकार कर लेता है, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद उन्होंने कई अच्छे काम किए। जैसे उन्होंने पशुवध और पशु बलि को भी निषेध कर दिया। उसके साथ साथ अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा भी दी। अशोक अनुष्ठानों को नहीं मानते थे, क्योंकि अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती थी, इसलिए अशोक अनुष्ठानों को नहीं मानते थे। अशोक ने शांति दूतों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो हमने आपको बताया था कि इन्होंने अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस प्रकार इन्होंने शांति दूतों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार अशोक का स्थान इतिहास में महान माना जाता है। तो चलिए इनसे जुड़े हम कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं जो हमने इसमें मेंशन नहीं किया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसे आपको ओरली ही बता देते हैं। जैसे कि अशोक को देवनाम पिया भी कहा जाता था, यानी कि पियादासी या देवनाम पिया या प्रियदर्शी, तो ये सभी नाम अशोक के ही थे। तो यहाँ पर इन सबसे तात्पर्य ही होता है कि भगवान का प्रिय, अर्थात ईश्वर का प्रिय। तो ये सभी नाम अशोक के थे टाइटल के रूप में, यानी कि उपनाम थे। तो आप इसे ध्यान में रखिए। उसके बाद इन्होंने अपने राज्यादेशों को, यानी कि शासनादेशों को अभिलेखों में खुदवाया। तो इसीलिए इसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता था और इस प्रकार से यह शिलाओं में राज्यादेशों को खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक माना जाता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी शासक हुए उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया कि अभिलेखों में अपने राज्यादेशों को खुदवाया या अपने धर्मों को प्रचार प्रसार किया अभिलेखों के माध्यम से। तो इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने राज्यादेशों को खुदवाया। ठीक है। तो ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर जब यह कलिंग का युद्ध जीत जाते हैं तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसके प्रचार प्रसार हेतु कई जगहों पर अपने शांति दूतों को इन्होंने भेजा, और जैसे कि श्रीलंका और मध्य एशिया में इन्होंने अपने शांति दूतों को भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। ठीक है। इन्होंने देखा जाए तो इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत भी हुई थी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने आपको बता ही दिया कि अशोक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे और इन्होंने पशु बलि पशुवध जैसे कार्यक्रमों पर निषेध करवाया, यानी कि उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने एक बात ये भी कहा कि लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा भी इन्होंने दी। तो इस प्रकार से इन्हें इतिहास में महान माना जाता है। और इन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को भी एक बात बताई कि वो लोग विजय की नीति त्याग दें
और सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाएं, यानी कि शांति की नीति अपनाने की उन्होंने सलाह दी है अपने उत्तराधिकारियों को, अशोक ने। और इनसे जुड़ा एक पॉइंट ये भी है कि कलिंग विजय के बाद इन्होंने कोई युद्ध भी नहीं किया, क्योंकि उससे इतने ज़्यादा आहत हुए कि उसके बाद इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। तो इस प्रकार इन्हें इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है, और इनसे जुड़े जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं पॉइंट, उन सभी को हमने देख लिया है। यदि आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेते हैं तो निश्चय ही इनसे जुड़े क्वेश्चन आप कर ही पाएंगे, आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मौर्य वंश कंप्लीट ही होने वाला है। इसमें हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक के विषय में बता ही दिया। अब इनके हम प्रशासन का, इनका साम्राज्य का, इनका जो महत्व था उसके विषय में हम आपको बताएंगे, और इस तरह से हम ये मौर्य डायनेस्टी को समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।